संविधान के प्रकार में हम लोग बात कर रहे हैं कि संविधान के कितने प्रकार होते हैं। संविधान के प्रकार में हम लोगों ने अभी बात किया कि संविधान का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है और अच्छे संविधान का गुण क्या होता है, इस पर हम लोगों ने चर्चा किया। अब हम लोगों को यहाँ समझने की आवश्यकता है कि संविधान के कितने प्रकार होते हैं। संविधान के प्रकारों का कोई सर्वमान्य मानदंड नहीं है, ना अलग अलग प्रकार के विशेषज्ञों के द्वारा अलग अलग बिंदुओं को आधार बनाकर संविधान का वर्गीकरण करने का प्रयास किया गया। इसी संदर्भ में अगर हम लोग बात करते हैं कि संविधान के कितने प्रकार हैं, तो सबसे पहला है निर्माण के आधार पर। निर्माण के आधार पर संविधान के जो प्रकार आप देखते हैं वह है लिखित एवं अलिखित संविधान। लिखित संविधान एवं अलिखित संविधान निर्माण के आधार पर। दूसरा है संविधान संशोधन के आधार पर। दूसरा आपको आएगा कि संविधान के संशोधन के आधार पर संविधान का कौन सा प्रकार होगा। इसमें दो है, कठोर एवं लचीला संविधान। कठोर एवं लचीला संविधान। तीसरा आता है केंद्र एवं राज्य के संबंध के आधार पर। केंद्र और राज्य संबंध के आधार पर संविधान का वर्गीकरण किया गया है। संघात्मक एवं एकात्मक संविधान के रूप में। और चौथा भी एक वर्गीकरण है, हालांकि वह वर्गीकरण संविधान का न होकर शासन या सरकार का वर्गीकरण होता है। फिर भी यहाँ पर अनेक किताबों में ऐसा आपको लिखा मिलता है जो कि त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि वह सरकार का प्रकार नहीं है, ना वह सरकार का प्रकार है, संविधान का प्रकार नहीं है। लेकिन फिर भी विधायिका एवं कार्यपालिका के संबंध के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया उसको संसदीय एवं अध्यक्षीय शासन कहा जाता है। इसको हम संविधान नहीं कह सकते, क्योंकि भारत का संविधान संघात्मक है, लेकिन यहाँ की सरकार क्या है, संसदीय है। आपको यह सवाल पूछा जाता है अक्सर, इसलिए आप इस पर ध्यान रखिएगा कि संविधान संघात्मक है, ना स्वरूप में संघात्मक है, आत्मा में एकात्मक है, वो अलग चर्चा का विषय है। लेकिन यहाँ पर अगर हमको यह सवाल आ गया कि सरकार का मॉडल क्या है, तो सरकार का मॉडल संसदीय है। कैसे है इसकी बातें हम लोग करेंगे, इसलिए आपको मालूम पहले होना चाहिए। और जिस पर आधारित सवाल भी आपको पूछा जाता है ना, ये चार ऐसी बातें हैं जिसके आधार पर आप कह सकते हैं कि यह वह संविधान है ना, यह वह संविधान है जिसका गठन होता है निर्माण के आधार पर। यह संविधान वह है ना जिसका गठन होता है संविधान के संशोधन के आधार पर। और केंद्र राज्य संबंध के आधार पर संघात्मक और एकात्मक संविधान, और विधायिका और कार्यपालिका के संबंध के आधार पर होता है ना संसदीय और अध्यक्षीय संविधान। ना इनकी बात हम लोग अब अलग अलग प्रकार से देखते हैं कि आखिर लिखित और अलिखित संविधान क्या है। लिखित और अलिखित संविधान का यह वर्गीकरण इस आधार पर किया गया कि निर्माण के आधार पर, अर्थात कोई भी ऐसा संविधान जिसका निर्माण
निश्चित समय, निश्चित स्थान पर, निश्चित समय पर, निश्चित स्थान पर और निश्चित सभा के द्वारा किया गया, सभा के द्वारा किया गया उसको हम लिखित संविधान या निर्मित संविधान कहते हैं ना। आपको कई बार लिखित या निर्मित आ जाता है। निर्मित माने जिसका निर्माण किया गया हो, जो अनायास न आया हो, उसको लिखित संविधान कहते हैं। आपको बात मालूम होगा कि संसार में लिखित संविधान की अवधारणा का, संसार में लिखित संविधान की, संसार में लिखित संविधान की अवधारणा का सर्वप्रथम विकास 18वीं सदी में फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा 1787 ईस्वी में अमेरिका में हुआ था। इसीलिए अमेरिका को संविधान का पिता कहा जाता है। आपको आएगा लिखित संविधान की अवधारणा का विकास पहली बार कहाँ हुआ। लिखित संविधान की अवधारणा का विकास होता है अमेरिका में 18वीं सदी में 1787 के फिलाडेल्फिया सम्मेलन के अंतर्गत। इसीलिए अमेरिका को संविधान का पिता कहते हैं। और इसी के साथ लगे हाथ आपको समझ लेने की आवश्यकता है कि ब्रिटेन को संसद की जननी या माता कहा जाता है। यह संसद की जननी या माता है। 18वीं शताब्दी में फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा लिखित संविधान के अवधारणा का विकास हुआ। अलिखित संविधान वह संविधान है जिसका निर्माण न होकर विकास होता है, इसीलिए इसको विकसित संविधान भी कहा जाता है। और इस संविधान में परंपरा, रीत रिवाज की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। कुछ परंपराएं और रीत रिवाज होते हैं जो समय और परिस्थिति के अनुसार डेवलप हो जाते हैं और वो संविधान का स्वरूप धारण कर लेते हैं। अब ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान का एक आदर्श मॉडल कहा जाता है, जबकि लिखित संविधान का आदर्श मॉडल अमेरिका का सर्वप्रथम संविधान जो लिखित रूप में संसार के समक्ष दिखलाई पड़ा वो कहलाता है। भारत का संविधान भी लिखित संविधान की श्रेणी में आता है। इसलिए ब्रिटेन का संविधान कैसा है? अलिखित संविधान है। एक बात आप आगे चल कर के पढ़ेंगे, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। अलिखित संविधान केवल वहीं हो सकता है जहां पर एकात्मक संविधान भी होगा। अगर संघात्मक संविधान हुआ तो स्वाभाविक रूप में वहां लिखित संविधान का होना गारंटीड हो जाता है। इसलिए आपको यहीं से एक और बात भी मालूम होता है कि अलिखित होने के कारण ब्रिटेन का संविधान स्वाभाविक रूप में कम से कम ये तो तय है कि यह कभी भी ब्रिटेन का संविधान कभी भी संघात्मक संविधान नहीं हो सकता, बल्कि यह एकात्मक संविधान ही होगा। भौगोलिक आधार पर भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिस राज्य का क्षेत्रफल बड़ा होगा वहाँ पर संघात्मक होगा, जहाँ का क्षेत्रफल छोटा होगा वहाँ पर एकात्मक होगा। बहरहाल वो बातें हम लोग आगे करते हैं ना। टू दी पॉइंट अगर बातें करें तो अलिखित संविधान का आदर्श मॉडल कहाँ पर है? ब्रिटेन में। अलिखित संविधान को ही देखकर ब्रिटेन में डे टाकविल एक महत्वपूर्ण टिप्पणीकार हैं। डे टाकविल एक महत्वपूर्ण टिप्पणीकार हैं जिनके द्वारा कहा गया कि ब्रिटेन में संविधान नाम की कोई वस्तु नहीं पाई जाती है ना। ये तो देखिए दो बातें।
आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण बात लगे हाथ यह भी समझ लेना है कि लिखित और अलिखित संविधान का वर्गीकरण निर्माण के आधार पर तो ज़रूर किया गया, लेकिन देखें कि लिखित संविधान का आखिर लाभ क्या है और इसका दोष क्या है। लिखित संविधान का लाभ यह होता है कि इसमें क्लियरिटी रहती है, स्पष्टता रहती है, लेकिन इसका दोष है कि इसमें रीत रिवाज को कोई महत्व प्रदान नहीं दिया जाता, महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं होता। इसके विपरीत अलिखित संविधान का महत्व इस बात में है कि वह लंबे अरसे से चले आ रहे रीत रिवाजों को संविधान में संग्रहित करके संविधान के रूप में संपादित जब कर दिया जाता है तो सहज रूप में जनता के द्वारा उसका अनुपालन किया जाना स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन अलिखित संविधान का दोष यह है कि हर एक रीति रिवाज परंपराओं को संविधान और कानून के रूप में न तो मान्यता दी जा सकती है और इसमें मत भिन्नता भी पाई जाती है और अनेक बार रूढ़िवादी विचार आ जाते हैं। और अन्य एक महत्वपूर्ण बात है कि इसमें स्पष्टता का भी अभाव बना रहता है। चलिए, ये तो बात आपने देखा कि निर्माण के आधार पर संविधान का वर्गीकरण आपने किया लिखित और अलिखित संविधान के आधार पर। और लिखित और अलिखित संविधान के अलग हट करके एक दूसरा है, आपने वर्गीकरण में इस बात को देखा कि संविधान संशोधन के आधार पर कौन सा संविधान बनता है। एक को कहते हैं कठोर संविधान और दूसरे को कहते हैं लचीला संविधान। कठोर संविधान क्या है और लचीला संविधान क्या है, इस बात को आपको समझना है। कठोर संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया यह विशेष बहुमत पर आधारित होती है। इसमें संशोधन करने के लिए विशिष्ट बहुमत की आवश्यकता होती है, जबकि लचीले संविधान में संशोधन करने के लिए केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। विशिष्ट बहुमत के अंतर्गत सदन के अलग अलग सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत का होना आवश्यक है, जबकि इसमें 50% से एक अधिक करके भी किसी भी संविधान में संशोधन या अधिनियम का निर्माण किया जा सकता है। अमेरिका का संविधान संसार का सर्वाधिक कठोर संविधान है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी संविधान संशोधन करने के लिए सीनेट और प्रतिनिधि सभा के सदस्यों के द्वारा 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद 3/4 राज्यों के अनुसमर्थन की भी आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए अमेरिका का संविधान 1787 के फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा निर्मित हुआ, परंतु वर्तमान तक अभी तक केवल उसमें 27 संशोधन ही मात्र किए जा सके, जबकि एक साथ 1791 ईस्वी में 1 से लेकर 10 संवैधानिक संशोधन किया गया था, जिसके माध्यम से इस संशोधन के माध्यम से अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स या फंडामेंटल राइट्स को जोड़ा गया था। इसलिए अमेरिका का संविधान संसार का सर्वाधिक कठोर संविधान है। और इसकी कठोरता का कारण क्या है, आपके मन में अगर सिंपली ये बात समझ में आने की उत्सुकता हो तो आप समझ सकते हैं कि आखिर यहाँ का कठोर क्यों हो गया, और आपको मालूम है कि ब्रिटेन का लचीला क्यों हो गया और भारत का दोनों क्यों हो गया। तो कोई ना कोई तो ऐसा कारण होगा कि जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ का कठोर होता जा रहा है, यहाँ का लचीला होता जा रहा है। भारत में आया तो ये दोनों प्रकार का हो गया। भारत में हर चीज़ दोनों प्रकार का है, सब कुछ मिश्रण है। यहाँ पर खिचड़ी का आनंद लिया जाता है ना, यहाँ का भी तेरा भी अच्छा है मेरा भी अच्छा है, इसलिए सबको मिला करके हमारे यहाँ बनाया गया। इसीलिए इसको कहते हैं कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। सर्वाधिक कठोर संविधान कहाँ का है ना, अमेरिका का है, क्योंकि इसमें संशोधन करने के लिए 2/3 बहुमत के साथ 3/4 राज्य के अनुसमर्थन की आवश्यकता है। यह कठोरता का कारण क्या है, कठोरता का कारण है यहाँ पर
संघवाद के शास्त्रीय मॉडल को, संघात्मक संविधान के शास्त्रीय मॉडल को स्वीकार किया गया। शास्त्रीय मॉडल का तात्पर्य है कि इसके मानक के जितने भी तार्किक उपबंध हैं, बेसिक एलिमेंट हैं, अमेरिकन संविधान में हूबहू दिखलाई पड़ते हैं। इसलिए ना वहाँ के संविधान के द्वारा जब यह वर्गीकरण कर दिया गया कि केंद्र और राज्य का क्षेत्राधिकार अलग है, केंद्र और राज्य के क्षेत्राधिकार में एक दूसरे के द्वारा हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होगा, तब आवश्यक हुआ कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कठोर बनाई जाए ताकि कोई भी सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, एक दूसरे के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप न कर पाए। इसलिए वहाँ का संविधान कठोर हो गया। संघात्मक के विपरीत ब्रिटेन में क्या है, एकात्मक पाया जाता है। इसलिए एकात्मक होने के कारण यहाँ पर संविधान कैसा हो गया, लचीला। बस लचीले होने का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण है कि ब्रिटेन की शासन प्रणाली संसदीय है और संसदीय होने के कारण यहाँ पर संसद की सर्वोच्चता का होना नाम से ही स्वाभाविक लगता है। संसद की सर्वोच्चता, भारत में संविधान सर्वोच्च है, अमेरिका में न्यायपालिका सर्वोच्च है, ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है। तीनों बातें आप याद रखें। आपको इस पर आधारित चाहे कंसेप्चुअल चाहे फैक्चुअल कोई न कोई सवाल अवश्य पूछा जाता है, इसलिए आपको यहाँ याद कर लेने की आवश्यकता होगी। लचीला संविधान का आशय है साधारण बहुमत से किया जाने वाला संशोधन। ब्रिटेन में संसद क्या है, सर्वोच्च है। इसको ब्रिटेन को संसद की जननी भी कहा जाता है क्योंकि ऐतिहासिक परंपरा के अंतर्गत ही ब्रिटेन में दोनों सदनों का उदय हो गया था। एक को लॉर्ड सभा और दूसरे को हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। अमेरिकन संसद को एक को प्रतिनिधि सभा जिसको निम्न सदन कहा गया, दूसरे को सीनेट जिसको उच्च सदन कहा गया। संसद के द्वारा साधारण बहुमत से कोई भी संशोधन पारित किया जा सकता है। इसीलिए डीलूम के द्वारा एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई, ब्रिटेन की संसद इतनी शक्तिशाली है कि वह एक स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के सिवाय कोई भी कानून बना सकती है। यहाँ तक कि किसी मृत व्यक्ति के ऊपर ब्रिटिश संसद के द्वारा टैक्स को लगाया जा सकता है और टैक्स की वसूली भी की जा सकती है। ये बात अतिरंजनापूर्ण है, यह सत्य नहीं है। बट इस बात से एक बात स्पष्ट है कि इसके लाक्षणिक अर्थ के द्वारा डेलम्ब ने इस बात को स्पष्ट किया कि ब्रिटिश संसद के द्वारा किसी भी कानून को बनाया जा सकता है और कोई भी संशोधन किया जा सकता है। इसलिए इनके द्वारा बनाए गए नियम, कानून और संविधान संशोधन अधिनियम को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसलिए आपको एक सवाल आया ना, नेट JRF में भी यह सवाल आया, IAS के प्रीलिम्स में भी यह सवाल आया। आपको पूछा गया था कि किस देश के संसद के द्वारा निर्मित कानून की न्यायिक समीक्षा नहीं हो पाती है, भारत में, अमेरिका में, जर्मनी में या ब्रिटेन में। तो क्या लगाएंगे ब्रिटेन में। क्यों? क्योंकि वहाँ संसद सर्वोच्च है और वहाँ का संविधान लचीला भी है। और इसी को ध्यान में रखकर डेलम्ब के द्वारा इस बात को स्पष्ट रूप में बताया भी गया कि ब्रिटिश की संसद एक स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के सिवाय कोई भी कानून बना सकती है। दोनों बातें आपने समझ लिया और आपको समझ में आ गया होगा कि आपको एक परिभाषा के रूप में अगर लिखना हो कि कठोर संविधान किसको कहते हैं, NCERT में लिखा है। आपको बताना है कि वह संविधान जिसमें विशिष्ट बहुमत की प्रक्रिया के द्वारा संशोधन होता है उसको कठोर संविधान कहते हैं। दूसरा आपको आ गया लचीला संविधान किसको कहते हैं, ना चाहे प्री का हो चाहे मेंस का हो। आपको ये सवाल पूछा गया तो आप क्या बता देंगे, जिसमें संशोधन करने के लिए केवल साधारण बहुमत आवश्यक होता है, वहाँ पर के संविधान को लचीला कहते हैं। कठोर संविधान अमेरिका का है और लचीला संविधान ब्रिटेन का है। लेकिन भारत का संविधान ना आपको समझ लेना है कि भारत का संविधान कैसा है। एग्जाम्पल के रूप में भारत का संविधान कठोरता और लचीलेपन का, यह कठोरता और
लचीलेपन का मिश्रण है। कठोरता लचीलेपन के मिश्रण का आखिर कारण क्या है? कठोरता और लचीलेपन के मिश्रण का कारण है कि भारत का संविधान की प्रकृति संघात्मक है, लेकिन यहाँ के शासन प्रणाली संसदीय है। संसदीय होने के कारण संसद का सर्वोच्च होना आवश्यक है और संघात्मक होने के कारण संविधान का सर्वोच्च होना आवश्यक है ना। ब्रिटेन में संघात्मक नहीं है, इसलिए वहाँ के संसद के द्वारा पारित किसी भी अधिनियम की न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता है। अमेरिका और भारत में संघात्मक संविधान है, इसलिए यहाँ के संसद के द्वारा पारित किसी भी नियम और अधिनियम का न्यायिक पुनरावलोकन किया जाता है। न्यायिक पुनरावलोकन को करके वह न्यायपालिका के द्वारा इस बात की समीक्षा की जाती है कि निर्मित कानून अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है तो न्यायपालिका के द्वारा उसे शून्य घोषित कर दिया जाता है। इसलिए वहाँ पर न्यायिक समीक्षा की जाती है। भारत में इसीलिए दोनों का मिश्रण है। आपको अगर कॉन्सेप्ट के रूप में ये सवाल पूछा गया कि संघात्मक भारत का संविधान ना, अमेरिका का संविधान कठोर, ब्रिटेन का संविधान लचीला, परंतु भारत का संविधान कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। क्यों? तो आपको क्या बताना है कि कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण इसलिए है क्योंकि यह संविधान के प्रकृति संघात्मक है, लेकिन यहाँ पर सरकार की प्रकृति संसदीय है। दोनों में सामंजस्य बनाया गया है। संविधान का संरक्षक न्यायपालिका को घोषित किया गया। न्यायपालिका को मूलाधिकारों का प्रहरी और संविधान का गार्जियन या संरक्षक कहते हैं। और संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत ऐसा फैक्चुअल और तथ्यात्मक रूप में अगर इसकी बात कर लें तो आपको बात मालूम होगा कि भारतीय संविधान के कई ऐसे प्रावधान हैं जिसमें संशोधन करने के लिए विशिष्ट बहुमत, कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत, केंद्र संबंध के अंतर्गत, संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत, न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार के संबंध में अनुच्छेद 368 में किसी प्रकार का संविधान संशोधन करने के संदर्भ में, तो इसमें संशोधन अगर करना है जिसका सरोकार केंद्र और राज्य दोनों विषयों से होता है, जो किसी रूप में केंद्र और राज्य दोनों को प्रभावित करते हैं, उसमें संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता है। परंतु इसके अतिरिक्त जितने विषय हैं उसमें संशोधन करने के लिए विशिष्ट बहुमत की कोई आवश्यकता नहीं, साधारण बहुमत से ही काम चल जाता है। साधारण बहुमत का आशय है सदन के कुल सदस्य संख्या के 50 से 1 सदस्य संख्या का ज़्यादा होना। लचीलेपन के अंतर्गत साधारण बहुमत से संशोधन सामान्यतः उन्हीं विषयों के अंतर्गत किया जाता है जो कि केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान करते हैं, जैसे नागरिकता में संशोधन, जैसे संसद के द्वारा राज्य के सीमा क्षेत्र नाम में परिवर्तन एवं अन्य प्रावधान। इसलिए आपको यहाँ पर टू द पॉइंट मालूम हुआ कि कठोर संविधान अमेरिका का, लचीला संविधान ब्रिटेन का, और भारत का संविधान कैसा है, यह कठोरता और लचीलेपन का। चलिए इसी कॉन्सेप्चुअल अवधारणा के अंतर्गत आपको एक बात और भी समझने की है कि आखिर कठोर संविधान है तो कठोर संविधान का कोई फायदा है, मुनाफा है या वैसे ही है? तो कठोर संविधान का लाभ यह होता है कि इसमें आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता, इसलिए यह संविधान ऐसा बना रहता है कि यह शासक वर्ग के मनमानी पर निर्भर नहीं करता है। यह शासक वर्ग के मनमानी पर निर्भर नहीं करता है, शासक वर्ग के हाथ का खिलौना नहीं होता है। अर्थात कठोर पद्धति होने के कारण शासक वर्ग अपनी इच्छा अनुसार अमल करने में सक्षम नहीं हो पाती। लेकिन इसका दोष है कि बदलती हुई परिस्थिति के अंतर्गत इसमें
संशोधन नहीं किया जा सकता। इसलिए यह संविधान आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने में सक्षम नहीं है। इसके जस्ट विपरीत लचीले संविधान का गुण है कि यह बदलती परिस्थिति में आपातकालीन प्रावधानों से निपटने में यह असमर्थ होता है। यह आपातकालीन परिस्थितियों से आवश्यकता अनुसार बदल सकता है, लेकिन इसका दोष है कि इस प्रकार का संविधान शासक वर्ग के हाथ का यह खिलौना बन जाता है। यह शासक वर्ग के हाथ का खिलौना बना रहता है। बदलते हुए परिस्थिति में यह परिवर्तन करने में सक्षम है। खैर देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने बात किया कठोर और लचीला संविधान। अब कठोर और लचीला संविधान के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण संविधान है जिसका अध्ययन करने मात्र से आपको सारे संविधानों का अध्ययन अपने आप ही हो जाता है। उसको कहते हैं संघात्मक और एकात्मक संविधान। संघात्मक और एकात्मक संविधान पर आपको पहला सवाल बनेगा कि इसके वर्गीकरण का आधार क्या है। वर्गीकरण का आधार है केंद्र और राज्य का संबंध। केंद्र राज्य संबंध के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। केंद्र राज्य संबंध के वर्गीकरण के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया। यह फेडरेशन का हिंदी रूपांतरण है और यह लैटिन भाषा के फेडोस से बना है, जिसका अर्थ होता है संधि या समझौता करना। यह संधि या समझौता करने के कारण ना कहा जाता है कि ऐसा कोई भी संविधान जिसके अंतर्गत केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया जाता है, उसको संघात्मक संविधान कहते हैं। आपको सिंपली आएगा कि संघात्मक संविधान किसको कहते हैं। एक लाइन में आपको लिख लेना है कि संघात्मक संविधान वह संविधान है जिसमें केंद्र और राज्य के मध्य में शक्तियों का विभाजन किया जाता है। इसलिए इसका लक्षण हो गया क्या, केंद्र और राज्य के मध्य शक्ति का विभाजन। अब देखिए, आपके मन में बात आ रही होगी किसके बीच में, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन। यह शक्ति का विभाजन कौन करेगा। उत्तर मिलता है कि केंद्र या राज्य क्या लगाएंगे, ना केंद्र करता है ना राज्य करता है, क्योंकि अगर शक्ति का विभाजन केंद्र या राज्य में से कोई एक करेगा तो मनोवैज्ञानिक रूप में शक्तियों के वितरण में पक्षपात की संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते थे। इसलिए विधि विशेषज्ञों, संविधान विशेषज्ञों, राजनीति वैज्ञानिकों ने मिल करके इस बात पर एक फार्मूला इंडिकेट किया, एक फार्मूला जनरेट किया, और इसका इंडिकेशन ये है कि यह वर्गीकरण कौन करे। यह वर्गीकरण ना तो केंद्र करे ना तो राज्य करे, बल्कि यह वर्गीकरण संविधान के द्वारा अगर किया जाता है तो यह उत्तम होगा। इसलिए कहा गया कि ऐसा वर्गीकरण कौन करेगा, संविधान। दूसरी महत्वपूर्ण बात, बहुत दिलचस्प बातें हैं, मनोवैज्ञानिक बातें हैं। अगर आपने इसको एक कॉन्सेप्चुअल और ना एक अवधारणात्मक अध्ययन के रूप में समझने का प्रयास किया, माइंड को अगर आपने ओपन कर रखा है और हर एक चीज़ को ओपनली समझने के फिराक में है, लपकने के फिराक में है, एक अच्छे प्लेयर की भांति कि जैसे ही गेंद आए और उसका हम कैच कर लें तो आपको समझना आसान है। इसीलिए किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए इसका होना बेहद आवश्यक होता है। जितनी लालसा होगी, जितना ही आप में अवेयरनेस होगा, जितना ही आप उस लक्ष्य को पाने के लिए उत्तेजित और उतावलापन होगा, और यहाँ तक कि जितना पाने के लिए आपके अंदर क्रोध होगा, आपने क्रोध को जिंदा रखे किस बात के लिए, अपनी जीत को जिंदा रखिए किस बात के लिए,
अपनी जिद और क्रोध को जिंदा रखे इस बात के लिए कि हमको अपने लक्ष्य को हर हाल में हासिल करना, ये जिद होनी आवश्यक है। तो आपको आसानी से ये बातें समझ में सब आ जाएंगी। इसमें कोई बात नहीं है, एक बार पढ़ना है और हर समय इसको याद करना है। जैसे हमने एक ही बार पढ़ा था, हमको याद है, आप भी खाली एक बार पढ़ेंगे, एक बार में ही हर समय के लिए याद रहेगा। बाद में भी आप किसी को बताएंगे तो आपको बताने में कोई असुविधा नहीं। केंद्र राज्य के बीच में, क्योंकि सब संविधान क्या है, यह साइंटिफिक है। साइंटिफिक का आशय है कि बिना कारण के कुछ भी होता नहीं है। यहाँ पर ना शब्दों का आधार भी कारण ही होता है, ना किसी भी शब्द को हमको कहने, सुनने या बोलने का अधिकार तब मिलता है जब उसके पीछे कोई तर्क और दर्शन हो। अगर ऐसा नहीं है तो आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं, आप साक्षात्कार देंगे, इसी की का परीक्षण है। और यहाँ तक कि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में ब्यूरोक्रेसी के अंतर्गत जाएंगे और नौकरशाही के अंतर्गत जा करके आप अपने कार्य का संपादन करेंगे, तब भी इसी की आवश्यकता पड़ती है। हर जगह इसी का परीक्षण होगा। अगर ये बातें आपके अंतर्गत हैं तो आप एक प्रैक्टिकल सफल सक्सेसफुल ब्यूरोक्रेट्स के रूप में और राज्य में, देश में और समाज में सामने आएंगे, अथवा आप अनसक्सेस ब्यूरोक्रेसी के रूप में, ब्यूरोक्रेट्स के रूप में दिखलाई पड़ेंगे। खैर, इसलिए केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति का विभाजन अगर किया गया तो उसको क्या कहते हैं, संघात्मक संविधान। और अगर यह वर्गीकरण किसने किया, यह विभाजन संविधान, तो संविधान का क्या होना आवश्यक है, देखिए आज सर्वोच्च। इसलिए संघात्मक संविधान में सर्वोच्च कौन होगा, संविधान। संघात्मक संविधान के अंतर्गत न्यायपालिका सर्वोच्च होगी, संसद सर्वोच्च होगी या संविधान सर्वोच्च होगा। क्या लगा देंगे आप, संविधान सर्वोच्च। और भारत में कौन सर्वोच्च होगा, बहुत नेचुरल है, संघात्मक संविधान है। केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति का विभाजन है, तो यहाँ भी सर्वोच्च कौन होगा, संविधान ही सर्वोच्च होगा, इसलिए संविधान सर्वोच्च हो गया। और अगर सर्वोच्च बनाना है तो यह अस्पष्ट हो कि स्पष्ट हो, आप स्वाभाविक कहेंगे स्पष्ट हो। और स्पष्ट होने के लिए आवश्यकता किसकी है, ये स्पष्ट होने के लिए आवश्यकता है कि वह लिखित हो। और लिखित होने के साथ क्या उसमें अमेंडमेंट करना आसान हो कि कठिन हो, अमेंडमेंट करना आसान न हो करके कठिन हो। केंद्र और राज्य के द्वारा विशेष परिस्थितियों में विशेष प्रक्रिया का अनुपालन करने के बाद ही संविधान में कोई फेरबदल और रद्दोबदल किया जा सकता है, अथवा इसमें फेरबदल और रद्दोबदल करने का कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होगा। ये बात यहाँ पर कहा गया। इसलिए संघात्मक संविधान की विशेषता हो गई केंद्र राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, सर्वोच्चता, लिखित होना, कठोर होना। अब देखिए, आपके मन में एक बात सहज रूप में एक सवाल उत्पन्न होना स्वाभाविक है और होना भी चाहिए। और अगर नहीं हो रहा है तो आपको इसको ढूंढना चाहिए कि आखिर ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उत्पन्न होना आवश्यक है। अगर उत्पन्न नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप पूर्ण मनोयोग से पढ़ाई पर ध्यान नहीं कर रहे हैं। अगर इतना हो गया तो क्या काम चल जाएगा, इतना होने के बाद भी काम नहीं चल पा रहा है। क्यों कि लाख कोशिश करें, लेकिन क्या ये मान जाएंगे एक दूसरे के क्षेत्राधिकार में जाने से? अगर नहीं मानेंगे तब क्या होगा, अगर नहीं मानेंगे तब क्या होगा। उदाहरण के रूप में भारत सरकार के द्वारा, भारतीय संसद के द्वारा नागरिकता अधिनियम 2020 को पारित किया गया, लेकिन उस नागरिकता अधिनियम 2020 को लेकर अनेक राज्यों के द्वारा पुरजोर विरोध दर्ज कराया गया। तब इसका फैसला कौन करेगा? क्या यह कॉन्स्टिट्यूशनल अंतर्विरोध नहीं है? क्या यह कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं है? क्या यह संवैधानिक संकट नहीं है? अगर यह संवैधानिक संकट है तो इस संवैधानिक संकट का निपटारा कैसे होगा? संविधान के निर्माताओं ने संघात्मक संविधान के अंतर्गत एक किट तैयार किया और उसी किट का नाम है न्यायपालिका। इसलिए संघात्मक संविधान के अंतर्गत न्यायपालिका की सर्वोच्चता का होना आवश्यक है। न्यायपालिका के स्वतंत्रता का भी होना आवश्यक है। न्यायपालिका को इसीलिए न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार भी दिया जाता है। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दिया जाता है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या है?
विधायिका के द्वारा निर्मित कार्यपालिका के द्वारा क्रियान्वित विधियों की संवैधानिकता का परीक्षण करना कि संविधान की रक्षा हो रही है या संविधान का उल्लंघन हो रहा है। अगर न्यायपालिका इस बात को अपने जांच के दौरान पाता है कि संविधान के किसी भी भाग का किसी भी उपबंध का विधायिका या कार्यपालिका के द्वारा उल्लंघन किया गया है तो न्यायपालिका उसे शून्य घोषित करने का अधिकार रखती है। यह अधिकार भी न्यायपालिका को किसके द्वारा मिला? संविधान के द्वारा। इसलिए ये लक्षण है संघात्मक संविधान के। इसके यह संघात्मक संविधान का मॉडल अमेरिका में है। यह संघात्मक संविधान का मॉडल जर्मनी और नाइजीरिया, स्विट्ज़रलैंड और सोवियत संघ में पाया जाता है। और यह मॉडल एक अन्य है जिसको कनाडा में पाया जाता है। और भारत का संघीय मॉडल भारत का संघीय मॉडल जिसके समान है कनाडा। आदि के क में क्या लिखा है? कनाडा। इसलिए केंद्र शक्तिशाली यह ऐसा संघात्मक मॉडल है जिसमें केंद्र शक्तिशाली है। भारतीय संविधान के निर्माताओं के समक्ष कई संघात्मक मॉडल थे, लेकिन उन संघात्मक मॉडलों में से भारतीय संविधान का निर्माता ने कनाडियन मॉडल को एक्सेप्ट कर लिया। और कनाडियन मॉडल को एक्सेप्ट करते हुए भारत के संघ में भी केंद्र को शक्तिशाली बना दिया। एकात्मक संविधान वह संविधान होता है जिसमें समस्त शक्तियाँ केंद्र में निहित होती। केंद्र और राज्य के बीच में जब शक्तियों का विभाजन नहीं किया जाता, सभी शक्तियाँ केवल और केवल केंद्र में निहित होती हैं। राज्य के द्वारा केवल उसी शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है जो कि उसे केंद्र के द्वारा प्रदान किया गया हो, तो उसको एकात्मक संविधान कहते हैं। ब्रिटेन का संविधान एकात्मक संविधान का एक आदर्श या एक आदर्श उदाहरण है। यह एक आदर्श उदाहरण है। ब्रिटेन का संविधान एकात्मक संविधान का एक आदर्श उदाहरण माना जाता है। अर्थात एकात्मक संविधान वह होता है जिसमें केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का वर्गीकरण नहीं किया जाता। आप देखिए, आपके मन में बात आ रहा होगा ये तो दोनों मॉडल हो गया। हम लोग भारतीय संविधान में संघात्मक मॉडल का परीक्षण नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अध्याय के अंतर्गत करेंगे। इसलिए क्योंकि यहाँ पर खाली संविधान का वर्गीकरण की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इसके आगे चलना ये तार्किक नहीं होगा। हम लोग यहाँ पर देखें कि आखिर इसका गुण क्या है। इसका गुण है कि यह बड़े राज्यों के लिए लाभकारी है, क्योंकि बड़े राज्य में एक स्थान से शासन का संचालन करना संभव नहीं होता। इसलिए जहाँ का भौगोलिक आकार क्षेत्रफल बड़ा हो, जनसंख्या ज़्यादा हो, वहाँ पर संघात्मक संविधान बेटर होता है। यह इसका गुण है। लेकिन इसका दोष है कि यहाँ पर देश के एकता और अखंडता के ऊपर पर संकट के बादल मंडराते रहते हैं, क्योंकि अगर राज्य के द्वारा अपनी स्वायत्तता और स्वतंत्रता की घोषणा कर दी जाती है, केंद्र और राज्य के बीच में टकराव बना रहता है, तो इससे देश की एकता अखंडता उपयुक्त नहीं होती। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आपातकालीन परिस्थितियों से भी यह निपटने में उपयुक्त परिस्थिति से भी निपटने में उपयुक्त नहीं है। ये बात ज़रूर है कि इसके अंतर्गत राज्य की स्वतंत्रता और स्वायत्तता बनी रहती है। इसके विपरीत एकात्मक संविधान की अगर बात की जाए तो यह देश की एकता अखंडता और आपातकालीन
परिस्थिति से निपटने में आपातकालीन परिस्थिति से निपटने में यह लाभकारी है ना, क्योंकि समझ शक्तियाँ केंद्र में निहित हैं और केंद्र के द्वारा अपनी इच्छा अनुसार किसी भी कानून का निर्माण किया जाता है और राज्य को वह शक्ति दी जाती है जैसी इच्छा केंद्र सरकार की होती है। इसलिए उनके बीच में टकराव होने की संभावना नहीं होती, देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी बनी रहती है। लेकिन इसका दोष है इसका दोष यह है कि केंद्र की निरंकुशता अनेक बार स्थापित हो जाती है जो उपयुक्त नहीं है। तो ब्रिटेन का संविधान एकात्मक और अमेरिका का, भारत का, जर्मनी का, नाइजीरिया का संविधान संघात्मक है। भारतीय संघवाद के अंतर्गत भारत में संघात्मक संविधान और एकात्मक संविधान का मिश्रण पाया जाता है ना। यहाँ संविधान स्वरूप में संघात्मक है लेकिन आत्मा में एकात्मक है। यह एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया। इसलिए भारतीय संघ के लिए राज्यों के संघ शब्दावली का प्रयोग करके यूनियन शब्द का भी प्रयोग किया गया है। भारतीय संविधान के प्रकृति के निर्धारण के अध्याय में हम लोग इस बिंदु पर विस्तृत चर्चा करेंगे। चलिए, हम लोगों का संविधान के वर्गीकरण के संदर्भ में आज का क्लास यहाँ तक था। हम लोग अगले क्लास में संसदीय और अध्यक्षीय शासन प्रणाली और उनके बीच में पाए जाने वाले अंतर पर चर्चा करेंगे। आज का क्लास यहीं तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।